जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, आपके लिए बायो में जितने भी मतलब संपूर्ण बायो, हिंदी इंग्लिश दोनों में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं बायो से, वो सब मैं टेबुलर फॉर्म में ले आया हूँ, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ले। अगर आपने इसको कर लिया तो बायो के आप सारे सवाल RO ARO UPP से जितने भी वन लाइनर आते हैं आप आराम से उसको सही कर सकते हैं, सब कुछ इसमें। तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, पापा वीडियो कह सकते हैं इसको आप, जो आपको सारे सवाल निकलवाएगा। तो पापा वीडियो है ये, आराम से इसको देखिए, पूरा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। RO ARO UPPCS, बिहार PCS, MP PCS, जो भी आप एग्जाम देंगे ना, वन डे एग्जाम कोई भी, सब में आपके काम आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। पहले हिंदी जैसे बोलूँ। लाइकेन, जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर हैं। इंग्लिश में कह रहा है लाइकेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। किसके हैं भाई? एल्गी और फंगी। जो लाइकेन नहीं पत्थर पे उगाते हैं, वहीं से इकोसिस्टम शुरू कर देते हैं। तो शैवाल और कवक होते हैं ये। देखिए एक चीज़ और, लाइकेन को जो है प्रदूषण जो होता है ना, प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही प्रदूषण आता है लाइकेंस जो है खत्म होने लगते हैं। ठीक है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है हमें कहाँ से? यही लाइकेन से ही प्राप्त होता है। लिटमस पेपर जो नहीं एसिड के कलर को चेंज करता है, किसको? ब्लू कलर है तो रेड में कर देगा, और जो बेस होता है उसको ब्लू टू रेड टू ब्लू कर देता है, लाइकेंस। आयोडीन जो है किससे प्राप्त होता है हमें भाई? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम लेमिनेरिया। पॉन्ड सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है भाई? पॉन्ड सिल्क किसको बोलते हैं? पॉन्ड सिल्क। तो स्पायरोगायरा किसको बोलते हैं? स्पायरोगायरा को पॉन्ड सिल्क, स्पायरोगायरा को पॉन्ड सिल्क बोला जाता है। ठीक है। शैवाल के फैलने का क्या कारण है भाई? व्हाट इज द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी? भाई एल्गी क्यों बढ़ती है? जब पानी में बहुत ज़्यादा कार्बन की मात्रा उत्पन्न होती है ना, न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, यानी सुपोषण या न्यूट्रिशन। किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्रिद, या इन विच मेजर स्टेजेस जेमटोफाइट। जेमटोफाइट कब होता है? ब्रायोफाइटा में। किसमें होता है? ब्रायोफाइटा के चरण में होता है। प्याज में खाद्य भाग क्या है भाई? एडिबल पार्ट अनियन में क्या है? पूछता है आपसे बहुत ज़्यादा ये। तो जो कंसेंट्रिक फ्लैशी होता है, नहीं आप खाल उतारते जाओ, प्याज की खाते चले जाओ, यानी मांसल पार्ट। क्या बोलते हैं? मांसल पर्ण या कंसेंट्रिक फ्लैशी। ठीक है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है भाई? सेल्यूलोज के फॉर्म में। इन विच फॉर्म फूड इज स्टोर इन ओनियन? सेल्यूलोज। ठीक है। फूड स्टोर होता है ओनियन में सेल्यूलोज के फॉर्म में, खाते हैं उसका हम लोग फ्लैशी पार्ट यानी मांसल पर्ण खाते हैं। फिर कह रहा है व्हाट इज ट्रू फ्रूट डिनोटेड बाय। एक वास्तविक फल किसे निर्देशित होता है? किससे? तो जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित हो जाता है ना, जो भाई आप देखते हो ना आम में बौर लगते हैं, तो उसका अंडाशय फल बन गया अगर। व्हेन ओनली द ओवरी ऑफ अ फ्लावर डेवलप इनटू अ फ्रूट, है ना। तो हम लोग जो खाते हैं फ्लावर की ओवरी खाते हैं, एक तरह से वो फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना। आई होप आपको इतना याद हो गया। अब फिर अगला कह रहा है एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं भाई? व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन एक्सिस और स्टेम कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं ना। अक्ष या तने पर जो पत्तियां लग जाती हैं फाइलोटैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सिस। पादप ऊपर चढ़ते हैं, यानी प्लांट क्लाइम्स अप, जो चढ़ते नहीं ऊपर, वो कैसे चढ़ते हैं? पुर्तान के द्वारा, एक्सटेंशन के द्वारा। जैसे मनी प्लांट वगैरह आप लगाते हो, देखो ना ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ने लगते हैं पुष्प, ये वो पुर्तान के द्वारा चढ़ते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है भाई? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्लांट का फ्लावर होता है। क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर समझा है क्या? फायर है ना। उभयलिंगी फूलों से संबंधित क्या है भाई? उभयलिंगी मतलब हेर्मोफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं इसको? हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर क्या होते हैं? दे हैव बोथ स्टेम्स एंड कार्पेल्स, मतलब उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। उभयलिंगी में क्या होता है? उभयलिंगी मतलब पुंकेसर भी है, अंडप भी है। ठीक है। फिर कह रहा फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है भाई? विच इज़ द यूजफुल पार्ट ऑफ कली फ्लावर प्लांट। तो जो ताज़ा पुष्प समूह है वो होता है, हम लोग खाते हैं जो फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट है ना, फूल गोभी, वो जो खाते हैं गोभी है ना, वो फूल ही तो होता है, तो फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट खाते हैं। हवा के जो परागण होता है पॉलिनेशन, उसको क्या कहा जाता है? एनीमोफिली। क्या कहते हैं?
पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनीमोफिली, याद रखना, महत्वपूर्ण है ये। हवा से जो परागण होता है उसको एनीमोफिली कहते हैं। और पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑरिन्थोफिली, है ना। जो पक्षी पॉलिनेशन करेंगे उसको ऑरिन्थोफिली कहते हैं भाई, क्योंकि पक्षियों के अध्ययन को ऑरिन्थोलॉजी कहते हैं ना। ऐसे ही जो पक्षी परागण करेंगे उसको ऑरिन्थोपॉली बोल देंगे, और जो हवा करेगी एनीमोफॉली बोल देंगे, ठीक है। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं भाई? बीज पत्र से। जो पुष्पी पादप होते हैं उनके बीज बीज पत्र से, यानी व्हाट आर द शीट्स ऑफ फ्लावर प्लांटिंग मेड ऑफ? साइटोलोडॉन। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रायो इन एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? मतलब कह रहे निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है भाई? निषेचन हुआ नहीं है, ठीक है, और फिर भी भ्रूण बन गया तो उसको कहेंगे अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस, है ना, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। बिना निषेचन के जो अंडे आ जाते हैं ना, पार्थेनोजेनेसिस। फिर कह रहे हैं युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है। क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें अभी और भी बहुत मिलेंगे आगे, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। गैमेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ फ्यूजन? डायप्लॉइड, जाइगोइड, ठीक है। धनिया में उपयोगी अंश क्या होते हैं भाई? तो धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। कोरिएंडर कंटेन यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स। द बार्क ऑफ द ट्री इज यूज्ड एज ए स्पाइस। आप देखते हो पेड़ की छाल मसाले के रूप में यूज़ करते हैं। वो दालचीनी चाय में भी पड़ती है, मसालों में भी पड़ती है, काफ़ी मतलब स्वाद देती है वो। तो क्या होती है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दालचीनी या सिनेमन हो गया। फिर कह रहा है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग करते हैं जो केसर बनाते हो? विच पार्ट इज ऑफ द प्लांट इज यूज टू मेक सैफरॉन स्पाइस? तो हम लोग उसका स्टिग्मा यूज़ करते हैं, वर्तिकाग्र यूज़ करते हैं केसर को बनाने के लिए, ठीक है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। फिर कह रहा है कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? विच फाइबर इज नहीं, कौन सा पादप तने से प्राप्त होता है? विच फाइबर इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट स्टेम। ये इंग्लिश में थोड़ा अलग हो गया, इसको हटा लेना। कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो सनई होता है, सनई, ठीक है। कौन सा होता है? सनई होता है। और ये इंग्लिश वाला है। वह रेशा जो पौधे के तने से उत्पाद नहीं होता है वो होता है कॉटन, है ना, कपास बोलते हैं जिसको। अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लेटेक्स से। ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट, है ना। अफीम कहाँ से मिलता है हमें? बिना पके फल के लेटेक्स से, बिना पके फल के लेटेक्स से। क्रिकेट के बल्ले जो बनते हैं ना उसके लिए कौन सी लकड़ी यूज़ करते हैं? विच वुड इज यूज टू मेक क्रिकेट बैट? इतनी तो हिंदी इंग्लिश आती होगी आपको। सेलिक्स परप्यूरिया। क्या बोलते हैं? सेलिक्स परप्यूरिया, सेलिक्स परप्यूरिया महत्वपूर्ण है। क्रिकेट के बल्ले जो होते हैं ना इसी लकड़ी से बनते हैं। फिर कह रहा है जो संवहनी होती है वस्कुलर पौधे में, पानी ऊपर किससे जाता है? हाउ डज वाटर मूव अप इन वस्कुलर प्लांट? तो जाइलम से जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जाइलम पौधों में पानी पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है? पानी पहुंचाने का काम करता है। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जाइलम इन प्लांट? वाटर ट्रांसपोर्ट होता है भाई, जल का जो है वहन होता है। फ्लोएम का क्या काम होता है भाई? आहार वहन के लिए। फ्लोएम इन प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो जाइलम का काम है पानी पहुंचाना और फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थ यानी जो फूड है उसको पहुंचाना, ठीक है। दोनों को याद रखना, जाइलम और फ्लोएम बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, पेड़ों की वर्षों में जो आयु का पता लगाते हैं वो कैसे पता लगाते हैं? जो पेड़ों में छल्ले बने होते हैं पेड़ों में उससे। ये देख रहे हो अब, ये जो पेड़ों में ऐसे छर्रे बने होते हैं, हर साल एक छर्रा बनता रहता है, तो इस छर्रों से पता चलता है कि भाई ये कितने वर्ष का है, ठीक है, इसको याद रखना। फिर कह रहा है वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है भाई? विच टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट द एज ऑफ ट्रीज? ये तो मैंने बता ही दिया। फ्रॉम फ्रॉम होम इज कॉर्क ऑफ कमर्शियल वैल्यू ऑब्टेन? तो हमें मिलता है कहाँ से? कॉर्कस से, कॉर्कस से। पत्ते का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ये आपको पता होगा भाई, जो ग्रीन कलर होता है ना पत्तियों में, क्लोरोफिल के कारण होता है। मैग्नीशियम किसकी संगठक धातु है भाई? मैग्नीशियम इज अ कंपोनेंट मेटल ऑफ क्लोरोफिल की भाई संगठक धातु है मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिन बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? विच एलिमेंट इज हेल्पफुल इन मेकिंग क्लोरोफिन इन प्लांट? तो मैग्नीशियम, याद रखना, पौधों में क्लोरोफिन बनाने के लिए मैग्नीशियम की बहुत आवश्यकता होगी। और हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल ही कहा जाता है भाई ना। क्लोरोफिल पार्टी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फिर कह रहा है पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए किससे ऊर्जा लेते हैं? तो सभी को पता होगा भाई, हटाओ। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है भाई? बाय होम इज द मैक्सिमम कंपाउंडिंग ऑफ सोलर एनर्जी डन? हरे प्लांट, है ना, हरे पौधे ही तो करते हैं भाई सबसे ज़्यादा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेयर डज मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी टेक प्लेस, सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कहाँ होती है? इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट, है ना, नीली और लाल जो लाइट होती है उसमें। फिर कह रहा प्रकाश संश्लेषण में कौन सा सबसे कम प्रभावी होता है? तो हरा प्रकाश, है ना। विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? हरा, क्योंकि पेड़ों के पास हरा है ही, हरा हरा कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो लाल प्रकाश, है ना। विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेटिक? रेड लाइट। बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे सवाल आएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है क्या भाई? क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट में। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये जरूर याद रखना भाई। जो सबसे ज़्यादा, क्या मैंने बताया कि सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण हरे पौधे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण नीले और लाल क्षेत्र में होता है, सबसे कम हरे प्रकाश से होता है, सबसे ज़्यादा लाल से होता है, और कार्बोहाइड्रेट एंड में बनता है। अगला कह रहा है विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के कैसे बनेगा भाई? ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। विच प्रोसेस रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? फोटोसिंथेसिस भाई, प्रकाश संश्लेषण। व्हाट इज द नेम ऑफ गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है भाई। द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द फिजन ऑफ वाटर, है ना। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? जब जल विखंडित होता है उससे, है ना, ये जरूर याद रखना। उसके बाद व्हाट इज ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये तो अभी बताया, जल के अपकरण से निकलती है। उसके बाद कह रहा है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी तो होएगी भाई, ऑक्सीजन हो जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी चेंज इनटू, जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है? प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक में, माफ कीजिएगा, प्रकाश किस में? रासायनिक में। यानी लाइट एनर्जी केमिकल में, तभी तो केमिकल रिएक्शन करके वो CO2 को एब्जॉर्ब करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है। ठीक है। फिर कह रहा है विच इज मेनली यूज टू प्रिपेयर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन स्टार्च इन प्लांट, किसका प्रयोग पौधे में खाद्यान्न का भंडारण, स्टार्च यानी भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः करते हैं? तो CO2 और जल, तभी तो फोटोसिंथेसिस होती है भाई। एट विच स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज फॉर्म्ड, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? केल्विन साइकिल, याद रखना, ये महत्वपूर्ण है बहुत। ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस की कौन सी स्टेज पे बनता है? केल्विन साइकिल। तो देखो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने सवाल आ सकते हैं सब इसमें बता दिए गए, कि कौन सा प्रकाश जरूरी है, क्या निकलता है, क्लोर कहाँ से होता है, क्लोरोप्लास्ट से होता है, क्या क्या है, सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ऐसी लिस्टिंग, ये सब जो है आप हमारे पेड ग्रुप में लेके PDF ले सकते हैं। ये सब PDF पेड होती हैं, क्योंकि ये सब सारा सिलेक्शन मटेरियल ले सकते हैं संपूर्ण, जितना भी एग्जाम की आप किसी की भी तैयारी करेंगे, जो सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, अगर आपने उतना पढ़ लिया उस हिसाब से डाउट ग्रुप वगैरह में पूछ पाछ के आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। फिर कह रहा कौन सा जो ऑर्गेनेल पौधे में CO2 H2O और ऊर्जा में पायरुवेट के व्यवधान को पोषित करता है? विच ऑर्गेनेल मेडिएट द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू CO2 एंड H2O एंड एनर्जी इन प्लांट? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ना, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा इसको। फिर देखो कह रहा है बाय व्हाट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द लाइट रिएक्शन टू द डार्क रिएक्शन, किसके द्वारा ऊर्जा जो है वो प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो ATP के द्वारा। किसके द्वारा? ATP के द्वारा प्रकाश प्रतिक्रिया जो होती है वो अंधकार प्रतिक्रिया में चली जाती है। फिर कह रहा व्हाट इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट कॉल्ड, है ना, जो पौधों की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण होता है जिसकी वजह से बारिश होती है, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। द विल्टिंग ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? ये भी ट्रांसपीरेशन की वजह से, वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। ठीक है। विच ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की संरचना में कौन जिम्मेदार होता है? तो रंध्र या स्टोमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपीरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? स्टोमा या रंध्र, याद रखिएगा इसको। फिर कह रहे हैं व्हाट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक मतलब होता है जो ऑक्सीजन के बिना होता है ना, किसके बिना होता है? ऑक्सीजन के बिना, यानी किसी अव्ययी अवायवी मतलब बिना हवा के जो श्वसन होता है उसको ऑक्सीजन के बिना श्वसन बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। व्हाट आर द एलिमेंट नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट, पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में किसे जाना जाता है? तो पौधों के लिए प्राइमरी न्यूट्रिशन या जो प्राथमिक पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये प्राइमरी न्यूट्रिशंस होते हैं। फिर कह रहा है विच एलिमेंट इज नॉट इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ,
कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? मैग्नीशियम वगैरह बहुत आवश्यक है, सोडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये नाइट्रेट, है ना। पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट तो लेते नहीं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। विच क्रॉप इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर है, आपकी सोयाबीन वगैरह है ना, लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती हैं। विच प्लांट हैव द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो जैसे चने हैं, दलहन है, मटर वटर, ये सब जो होती हैं क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ ऑक्सेनोमीटर, है ना, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? वृद्धि दर नापने में, है ना, मेजर ग्रोथ रेट। विच इज़ अ प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन क्या होता है भाई? प्लांट हार्मोन होता है, पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। विच वन केमिकल इज जनरली यूज बाय फार्मर टू डिस्ट्रॉय वीड्स, है ना, कौन सा रसायन यूज करते हैं किसान खरपतवार को नष्ट करने के लिए? तो 2,4-D, क्या यूज करते हैं? 2,4-D। अगला कह रहा है डॉर्फ प्लांट्स, यानी जो बौने पौधे होते हैं, कैन बी मेड टॉलर बाय द एप्लीकेशन ऑफ, बौने पौधों को कैसे लंबा किया जा सकता है? साइटोकाइनिन द्वारा, क्योंकि पादप हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन लगाओ, लंबा कर दो, ठीक है, किसी का भी साइज बढ़ा दो भाई, मतलब किसी का मतलब मेरा यहाँ पौधों से है, ठीक है। डैश इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल दैट अफेक्ट सेल डिवीजन एंड प्लांट फॉर्मेशन, रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, तो यही साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन। विच इज़ अ नेचुरल फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, कौन सा प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन भाई है, जो ये फलों को पकाने के लिए यूज़ भी करते हैं हम, ठीक है। फिर कह रहा है पिप ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, व्हाट आर दीज, जो पाइप वर्धन नियंत्रक है, भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, जैसे इंडोल कंपाउंड्स है, एडेनिन है, डेरिवेटिव है, ये सब होते हैं। गन्ने का जो लाल सड़ंद किसके कारण बनती? बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, क्यों बनती है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बनती है कलेक्ट्रोचियम फ्लैक्टम, है ना, कलेक्ट्रोटाइकम फेलेक्टम, कलेक्ट्रोटाइकम फेलेक्टम, फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, कलेक्ट्रोटाइकम फेलेक्टम इसलिए बनती है। व्हाट कॉजेज द डैम्प डाउन डिसीज ऑफ द प्लांट, पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पीरियम डिब्रेनियम, किसकी वजह से? पीएम डिब्रेनियम। देखो ये एग्रीकल्चर में सवाल आते हैं साइंस के बहुत, है ना, किसमें क्या रोग होता है, प्लीज़ इसको आप रटो 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 रटो। रेड रोट होती है कलेक्ट्रीचियम फ्लैक्टम, हल्का फुल्का भी याद रहेगा तो कर ले जाओगे, ऑप्शन मिलेगा। डैम डाउन डिसीज मतलब आर्द्र पतन रोग, पीएम डिब्रेनियम की वजह से होता है। करनाल बंट किस में लगता है भाई? गेहूं में लगता है। करनाल बंट बीमारी किस में लगती है? गेहूं में लगती है। डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज वाइट बड डिसीज इन प्लांट, पौधों में वाइट बड किसकी कमी से हो जाता है? जिंक की कमी से। पौधों में जो वाइट बड हो जाता है ना, किसकी कमी से? जिंक की कमी से। और द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज द डिसीज ऑफ पैडी, यानी जो धान का खैरा रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? जिंक की ही कमी से, ठीक है, जिंक की कमी से। एग्रीकल्चर के साइंस के सवाल हैं जो बहुत आते हैं आरओ यारो में भी, यूपीपीसी में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है विच बैक्टीरिया कॉजेज क्राउन गॉल डिसीज, है ना, इन प्लांट्स, कौन से जीवाणु से पौधे में किरीट पिटाका रोग होता है? कौन सा किरीट पिटाका रोग? तो नाम थोड़ा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमियोफेंसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमियोफेंसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमियोफेंसिस की वजह से क्या हो जाता है? किरीट पिटाका या क्राउन गॉल डिसीज। इकोलॉजी टर्म किसने दिया है? ये तो भैया आपको याद ही होगा, मैंने इन्वायरमेंट में कराया था, अर्नेस्ट हीकल ने दिया है इकोलॉजी शब्द की रचना। व्हाट इज द साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण और जो जीव होते हैं उनके बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं भाई, है ना, जो एनालिसिस करते हैं हम लोग। और व्हाट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसको भी इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान बोल देते हैं भाई, ठीक है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, है ना। अब भाई पारिस्थितिकी क्या होती है? पारिस्थितिकी जो होती है वो क्या होती है? पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया? ऑर्थर टेंसले ने। तो आपको डिफरेंस याद रखना है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? अर्नेस्ट हीकल ने इकोलॉजी शब्द दिया है, और टेंसले ने दिया है क्या? इकोसिस्टम शब्द। प्लीज़ इसको दोनों को याद रखना, टेंसले ने इकोसिस्टम दिया है, इकोलॉजी दिया अर्नेस्ट हीकल ने। उसके बाद ये कुछ बहुत लड्डू से सवाल है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक, नहीं, दो कंपोनेंट, बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो जिसमें जान होती है ना, बायोटिक अबायोटिक। जैसे मैं बोलूँ सन, जो सूरज की किरणें वो अबायोटिक हो गई, जल अबायोटिक हो गया,
एल्गी, एनिमल, ये सब बायोटिक हो जाते हैं ना। फ्लोरा फौना आपको पता ही है भाई, फ्लोरा पौधे होते हैं, फौना पशु होते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वो पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो मनुष्य बनाता है, जैसे धान की खेती में पानी वानी डालता है ना, तो तालाब निर्मित करता है तो धान का खेत हो गया। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है ना, नेचुरल नहीं है, जो मतलब प्राकृतिक नहीं है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है। उसके बाद कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। मतलब एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में क्या अंतर है भाई। तो देखो, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है यानी प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाता है भाई, है ना, ग्रीन प्लांट्स मतलब जो होगा वो खाएगा। और द्वितीयक उपभोक्ता क्या करता है, पौधे और अन्य उपभोक्ता को भी खाता है भाई, है ना। यानी सेकेंडरी कंज्यूमर प्लांट भी खाएगा और अदर चीज़ें भी खाएगा, और प्राइमरी कंज्यूमर सिर्फ प्लांट खाता है। फूड चेन में मनुष्य क्या है भाई, देखो हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी भी भाई, है ना। क्यों, हम लोग भाई वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। व्हेन वी ईट गोट और शिप मीट, अगर हम लोग क्या खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं, भेड़ खा रहे हैं, तो हम क्या बन जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर। इतनी हिंदी आप समझ जाओगे ना। हु मेकअप द फूड चेन, भाई फूड चेन की शुरुआत कैसे होती है भाई, खाद्य श्रृंखला की। तो सबसे पहले घास आती है भाई, है ना, घास आती है। घास को खाने वाला टिड्डा कह दो या ग्रास हॉपर कह दो या गोट कह दो, है ना, कुछ भी कह दो। और गोट को कौन खा देगा, ह्यूमन कह दो, एनिमल कह दो, कुछ भी कह दो, है ना। तो ये खाद्य श्रृंखला हो जाती है। कह रहे वेयर इज कॉम्पिटिशन फॉर फूड, लाइट एंड स्पेस मोस्ट सीवर। मतलब भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी जाती है, कि भाई भोजन, प्रकाश, स्थान की प्रतिस्पर्धा हो रही है जब एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियां। इसका क्या मतलब है, यानी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया और नीच। अब जैसे मान लीजिए यहाँ आपका क्या है, एक कोई इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, ठीक है, यहीं पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है मतलब नीच क्या है, जैसे मगरमच्छ को भी पानी चाहिए और यहाँ पे कौन है, पानी वाला कोई और भी जानवर, तो इनको बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। दोनों की नीच मतलब ज़रूरतें सेम है, तो वहाँ पे क्या होगा, टकराव होगा, है ना। जब जिनकी ज़रूरतें सेम होती है उन पे टकराव होता है। जैसे बड़े बड़े जंगलों में क्या होता है, पेड़ लगा है कोई बड़ा कोई छोटा, तो दोनों ही को प्रकाश संश्लेषण करना है, दोनों ही को सूर्य की किरण चाहिए। पर ये बड़े पौधे को ज़्यादा सूर्य की किरण मिल रही है, बड़ा है, तो ये और बड़ा होता जाएगा, इसको दबा देगा, फिर इसको नुकसान होगा यहाँ पे, है ना। तो ये नीच मतलब होती है जहाँ ज़रूरतें सेम होती हैं। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन द इकोसिस्टम ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। मतलब घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र का क्रम से है। क्रम क्या है, घटती उत्पादन जो क्षमता होती है यानी प्रोडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मैनग्रोव में होती है भाई, सबसे ज़्यादा होगी। फिर उससे कम घास के मैदान में होगी, उससे कम झील यानी लेक में होगी, फिर सागर यानी ओशियन में और कम हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। कह रहा विच वर्क डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, भाई जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्यों डिसबैलेंस होता है, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों को जब आप काटते हैं ना, जंगलों को काटते हैं। विच वन इज द मेन रीजन फॉर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यही हो गया भाई, है ना, जंगलों को काटना। विच ट्री इज पॉपुलरली नोन एज ग्रीन गोल्ड, किन पौधों को, किन पेड़ों को ग्रीन गोल्ड कहते हैं, पर ये प्रकृति के दुश्मन माने जाते हैं ना। यूकेलिप्टिस है ना, प्रकृति का दुश्मन माना जाता है। जैसे कह रहे ना, हु इज नॉट एन इकोलॉजिकल फ्रेंड, पारिस्थितिकी मित्र किसको नहीं कहते हैं, तो पारिस्थितिकी के लिए अच्छा नहीं है यूकेलिप्टिस, क्योंकि जहाँ ये उगता है ना पूरा पानी का लेवल कम कर देता है, इसीलिए, ठीक है। विच मीन्स री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट ईदर नेचुरली और आर्टिफिशियली, भाई वापस से जंगलों को लगाने को क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापित करना। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है भाई, यानी मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी कौन करता है, हरे पौधे भाई, क्योंकि वही तो फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। दोस्तों आप इतना समझ ले रहे हो ना आराम से। व्हाट प्रोवाइड मैक्सिमम ऑक्सीजन, तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट बिकॉज इट इज रिलीज बाय, देखो जो ऑक्सीजन की मात्रा है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में, वो क्या होती है, समान रहती है, क्योंकि पौधे उसको रिलीज करते रहते हैं लगातार। फिर कह रहा है विच शो यूनी डायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनी डायरेक्शन मतलब एकल दिशा में, है ना, एकल दिशा में ही एनर्जी जाती है। जैसे प्लांट है ना, प्लांट को खाने वाला डियर है, डियर को खाने वाली गोट हो गई, तो क्या होता है भाई, एनर्जी प्लांट से डियर में गई, डियर मतलब गोट लिख दिया मैंने, लॉयन लिख देता हूँ, डियर को लॉयन खाएगा, तो इसको एनर्जी ज़्यादा मिली, मान लीजिए 100, जब ऊपर जाएगी ना तो कम हो जाएगी 90। 10% एनर्जी जो है वो कम होती जाती है नीचे से ऊपर जाने में, है ना, यूनी डायरेक्शनल होती है, नीचे से ऊपर ही जाती है, ऊपर से नीचे एनर्जी कभी नहीं आती। लॉयन से हिरन को थोड़ी मिलेगी कभी, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। विच ऑफ द एनर्जी सोर्स इज बेस्ट फॉर कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन, है ना, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कौन सी एनर्जी सोर्स सबसे अच्छी ऊर्जा स्रोत, सोलर सेल हो गया। जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक इसको यही हिंदी में भी बोलते हैं, कौन इसको प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है, IUCN करता है, ठीक है।
फिर कह रहा है फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज दे आर सेड टू बी टेकन फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू सम अदर्स एरियाज। मतलब हिंदी में समझ लो, जैसे नेचुरल एरिया है, नेचुरल एरिया जैसे शेर जहाँ रहता है भाई, जंगलों में रहता है, अब उसको कंजर्व करना है, उसको संरक्षित करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उसको हमने क्या करा, किसी दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया। क्या कर दिया? किसी दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या कहेंगे उसको? एक्स सिटू बोलेंगे। जैसे चिड़ियाघर होता है भाई, जू वगैरह होता है, और अगर वहीं पे ही उसके जंगल में ही उसको हमने संरक्षित करा तो उसको इन सिटू बोलते हैं। हिंदी में भी इन सिटू ही बोला जाता है। इन सिटू मतलब जहाँ वो रहता है वहीं पे कंजर्व कर दो उसको, जैसे बायोस्फीयर वगैरह है और नेशनल पार्क है। और एक्स सिटू जहाँ वो रहता है उससे हटा के कहीं और भेजना। ठीक है, इतना तो आप दोस्तों समझ रहे होगे, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो इतना। द मोस्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे अच्छा क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडी साइट। यानी भारत में, एक सेकेंड, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या होता है? सतत विकास के अध्ययन स्थल। क्या कहते हैं? सतत विकास के अध्ययन स्थल। ठीक है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता क्या होती है भाई? कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति है ना भाई। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या है कि कुछ प्रजाति यहाँ से विलुप्त हो गई हैं। फिर एक टर्म है इकोटोन। क्या होता है इकोटोन? क्या होता है इकोटोन? वेयर टू बायोमास मीट, है ना, जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। तो जैसे ये मानिए ये लैंड एरिया है और ये वाटर एरिया है ना, जैसे मान लीजिए नदी का किनारा है कोई, तो ये देखो दूसरा इकोसिस्टम है, ये दूसरा इकोसिस्टम। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है बीच का ना, जहाँ दोनों बायोमास मिल रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं इकोटोन, है ना। उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन। जहाँ दो डिफरेंट जो इकोसिस्टम होते हैं वो मिलते हैं, उसको बोलते हैं। फिर कह रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग कब मनाते हैं भाई? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 1973 में मनाया था। और यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है? नैरोबी, केनिया में हेडक्वार्टर है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में नीरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीरी बोला जाता है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। ये कहाँ पे? नागपुर में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देहरादून में है भाई, देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हेडक्वार्टर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, ये कोलकाता में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही बोला जाएगा दोस्तों, तो इतना तो आप एसडीएम की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो आप जानेंगे ही। एनजीटी, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसका फुल फॉर्म। और एनजीटी की स्थापना कब करी गई? 2010 में। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम, इसका मतलब क्या है? हिंदी में देख लो भाई, जिसकी ज़रूरी हो कि मैं खुद बताऊंगा। इसका मतलब है कौन? मानव जनित जीवोम का उदाहरण है, मतलब मनुष्य ने खुद बनाया। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया। तो जैसे फसल की भूमि मनुष्य ने खुद बनाई है तो वो एंथ्रोपोजेनिक हो जाती है। फिर कह रहे हैं ग्रीन हाउस गैस जो होती है ना, जो नेचर में पाई जाती है, उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन डालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन डालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर कह रहा है विच इज़ द यूनिट टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन। तो ओजोन लेयर जो होती है उसकी सांद्रता या जो थिकनेस होती है वो किस में मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉप्सन यूनिट। ठीक है। ओजोन होल कहाँ हुआ था दोस्तों? ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर, आपको पता होगा, हुआ होगा। ओजोन लेयर पाई कहाँ जाती है? ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, हमें किससे बचाती है? यूवी रेस से बचाती है, नहीं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर भी हो सकता है भाई, है ना। तो जो डैमेज करती हैं स्किन को यूवी रेज ही करती हैं। ठीक है। अगर ओजोन हट जाए तो क्या होगा भाई? यूवी रेज आ जाएंगी। जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी जो हरित ग्रह प्रभाव है, वो किस, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल? तो CO2, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब होती हैं भाई। सबसे कम इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे कौन डालता है भाई? रिडक्शन इन द रेयर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, है ना, फोटोसिंथेसिस वगैरह अगर कम होगा तो। फिर कह रहा है अगर कोल, पेट्रोल, डीजल, ये जो है किसका सोर्स है? एयर पोल्यूशन का भाई, वायु प्रदूषण होता है ना इन सबसे। तो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन जो है वो इंडिकेटर है एक्सेसिव इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकेन, है ना। अगर सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? किसका इंडिकेटर है? लाइकेन का। अफॉरेस्टेशन इज वन वे टू रिड्यूस द अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ों को लगाना, है ना। अब जब पेड़ ज़्यादा लगेंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा भाई? एब्जॉर्ब ये ज़्यादा करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगी, तो इसलिए इसको कार्बन सिंक बोला जाता है। कार्बन सिंक का मतलब क्या है भाई? इंग्लिश में भी ध्यान लो, हिंदी में भी यही बोलते हैं। कार्बन सिंक का मतलब होता है जब पौधे, पेड़ बहुत लगाए जाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इट इज सेड दैट द ताजमहल इज सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर। नहीं, ताजमहल मार्बल कैंसर से जूझ रहा था। क्यों? एसिड रेन की वजह से भाई, आम्ल वर्षा की वजह से, है ना। अम्ल, क्योंकि मथुरा में वहाँ इतनी रिफाइनरी है, वो सब निकलता है चिमनियों से धुआं, तो एसिड रेन होती थी, है ना। तो ये आप समझ जाओगे। विच वन एयर पोल्यूटेंट कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन
मतलब कौन सा एक जो पल्यूटेंट होता है वो हमारे खून के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, अभी आप कमरे में बहुत धुआं हुआ निकल रहा हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा ना, आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि ब्लड में वो डिजोल्व होकर ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट, उसको हम देखा होगा ना, पीपीएम कहते हैं। नहीं, जैसे दिल्ली में इतने पीपीएम पॉल्यूशन है, यहाँ पे इतने है, तो उसका मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे ही एसपीएम होता है पॉल्यूशन में। एक एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश में सेम ही है, तो आपको याद रखना है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऐसे जो पॉल्यूशन में सीईआर यूज होता है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज में पॉल्यूशन के लिए यूज होता है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, है ना। ये इंग्लिश में ही आपको याद रखना पड़ेगा, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, एसपीएम यानी पार्टिकुलेट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सीईआर यानी सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं पेरोजाइलाइड नाइट्रेट। ये क्या है पैन, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी गौण प्रदूषण, ठीक है। स्मॉग कैसे बनता है, देखिए स्मॉग आपको पता होगा, जब फॉग और जो धुआं होता है मिलता है ना, यानी स्मोक और प्लस फॉग, है ना, ये मिलता है तो स्मोक बनता है ना। फॉग कैसे बनता है, जब पॉल्यूटेंट मिक्स करता है स्मोक के साथ, ठीक है, तो स्मॉग बन जाता है। दूसरा आपको याद रखना, अर्थ समिट जो है ये कब हुई थी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी भाई, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, क्योटो प्रोटोकॉल ये क्यों हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ था दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स 2005 में लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या काम था भाई, ओजोन डिप्लीशन को कम करना, यानी ओजोन क्षरण को कम करना, जो ओजोन लेयर हट रही थी ना उसको कम करने के लिए मॉन्ट्रियल हुआ था, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अर्थ समिट रियो में हुई, क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन डिप्लीशन है उसको कम करने के लिए, ठीक है। यानी सीएफसी क्लोरोफ्लोरो जो इमिशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको कम करना था, बैन करना था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू, क्योंकि सीएफसी जो होता है कूलिंग डिवाइस में यूज होता है भाई, एसी फ्रिज इन सब चीज़ों में। तो ये क्या करता है, ओजोन की लेयर को कम करता था, इसी के दौरान मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करा गया था, ठीक है। और मेजर डिसीजन जो मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में लिया गया था 1987 में, वो क्या लिया गया था कि डेवलप कंट्री जो है बैन करेंगी सीएफसी को 2000 तक, है ना। डेवलप कंट्री यानी जो विकासशील विकसित देश है, यूएसए, रशिया, चाइना, ये सब क्या करेंगी, अपने सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को 2000 तक बैन कर देंगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको दोस्तों एक चीज़ और पता है, 16 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाते हैं ना, 16 सितंबर को, ये भी याद रख लेना भाई। अगर हम बहुत ज़्यादा उर्वरक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो क्या होगा भाई, सॉइल में भी पोल्यूशन होगा, वाटर में भी होगा, एयर में भी होगा भाई, है ना, ठीक है। इसके बाद कह रहा है विच इज़ नॉट कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण कौन नहीं करता है इसमें से दोस्तों, तो देखिए तट पर मछली पकड़ना यानी शोर फिशिंग। शोर फिशिंग मतलब तट पर मछली पकड़ने को कहते हैं। फिर कह रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, मतलब जो पीने वाला पानी होता है उसमें कोलीफॉर्म है उसकी उपस्थिति क्या बताती है कि कंटेमिनेशन फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट, है ना, जो मानव जनित अपशिष्ट पदार्थ है वो उसमें डाला गया है ना, कंटेमिनेशन फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट। फिर अगला कह रहा है कौन सी खरपतवार या विच वीड कैन कंट्रोल वाटर पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, है ना, यानी जो औद्योगिक बहिस्राव से आता है ना वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वो कौन कंट्रोल करता है, तो पार्थेनियम। कौन करता है, पार्थेनियम। भाई हिंदी वाले भी देख लो, रोग नहीं तो पार्थेनियम। कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है, तो पार्थेनियम। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है, स्थायी कठोरता दूर होती क्लोरामाइन से, यानी व्हाट इज इंश्योर्ड बाय द यूज ऑफ क्लोरामाइन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। आयरन एंड मैंगनीज प्रेजेंट एज पोल्यूटेंट इन वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय, अगर किसी भी प्रदूषित जल में आयरन और मैंगनीज है उसको क्लोरीनेशन से नहीं हटाया जा सकता है ना, क्लोरीनेशन से उसको नहीं हटा सकते, हिंदी में भी क्लोरोनीकरण बोलते हैं। विच इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिवर्ती पराशरण या रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिवर्ती पराशरण से हम जल प्रदूषण का उपचार करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, जल प्रदूषण का उपचार कैसे करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिवर्ती पराशरण से। नॉइस अबव विच लेवल नॉइस कॉजेज ईयर पिन एंड डैमेज, मतलब कौन से जो इंटेंसिटी होती है साउंड की, यानी किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द हमें दे सकता है, तो 130 डेसिबल से ज़्यादा, है ना। विच इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, अब ओजोन डिप्लीशन नॉइस पोल्यूशन से थोड़ी होता है, वो तो भाई सीएफसी से होता है ना। नॉइस पोल्यूशन से हमारा स्किन भी थोड़ी डैमेज होती है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट आर मोस्टली ट्रांसपोर्टेड बाय, तो इसका मतलब क्या है भाई, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन का मतलब क्या है, यानी हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर हवा और पानी द्वारा होता है ना। जो परसिस्टेंट
ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं हवा और पानी द्वारा जाते हैं, ठीक है। कचरे में कार्बनिक अवशिष्ट होता है क्या? सब्जी और छिलके। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जी और छिलके होते हैं। कौन सा बिजली उत्पाद का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो देखिए, जब हम बिजली उत्पाद करते हैं थर्मल पावर से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। क्या होता है? बहुत पोल्यूशन होता है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द कॉजेज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन या बायो अक्यूमुलेशन। इसका मतलब क्या है? जैव आवर्धन या जैव संचय। देखो, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? जब पानी है, ठीक है, पानी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण न्यूट्रिशन जाते रहते हैं ना, वेस्ट मटेरियल, तो उसमें एल्गी बढ़ने लगती हैं, तो कार्बन की मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है ना। तो इसकी वजह क्या है? ऑर्गेनो क्लोरीन। क्या होती है? ऑर्गेनो क्लोरीन होती है, ठीक है। विच प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट? आफ्फोरेस्टेशन। भाई, जंगल अगर आप वापस से लगाओगे पेड़ पौधे, इससे नुकसान थोड़ी होगा, ठीक है। चेरनोबिल कैटेस्ट्रॉफ जो हुआ था यूक्रेन में, क्यों हुआ था? रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से। किसकी वजह से? रेडियोधर्मी अपशिष्ट या रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट ऑल्सो नोन एज? जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? सॉलिड वेस्ट हिंदी में भी यही बोलेंगे, स्लज बोलते हैं। नहीं, जो सॉलिड वेस्ट होता है स्लज बोला जाता है उसको। विच वन इज मोस्ट सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंज? इनमें से भाई कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील है? तो एम्फीबियंस जो होते हैं ना, उभयचर बोलते हैं एम्फीबियन को। क्या बोलते हैं? उभयचर। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं भाई, उभयचर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विच लैंग्वेज इज यूज इन स्टैंडर्ड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यानी इसमें कौन सा हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? लैटिन भाषा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का क्या है? प्रोटोजोआ है भाई, है ना, यूनिसेल्युलर, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। अमीबा, अमीबा किसका एग्जाम्पल है भाई? बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ स्पीशीज। अमीबा किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ स्पीशीज का। फिर कह रहे हैं इसकी पोषक विधि हेलोफाइटिक है। हेलोफाइटिक यूग्लिना की होती है, यानी इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेलोफाइटिक, किसकी? यूग्लिना की, ठीक है। विच एनिमल डज नॉट हैव ब्लड बट दे ब्रीथ, है ना। किस जानवर, मतलब कि कोई कौन सा जानवर जिसके खून नहीं होता फिर भी वो सांस लेता है? हाइड्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड नहीं है फिर भी वो सांस ले लेता है। उसके बाद ये याद रख लो, विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग? एनालीडा। एनालीडा बडिंग से नहीं रिप्रोड्यूस होता है। फेरोमोन्स जनरली प्रोड्यूस बाय इंसेक्ट, जो होते हैं कीड़े जो होते हैं वो करते हैं फेरोमोन्स को प्रोड्यूस। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है, स्पाइडर यानी मकड़ी जो है वो कौन सी स्पीशीज़ है? मकड़ी एंड आर्थ्रोपोडा में आती है, मकड़ी आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। दूसरा जो आपको याद रखना है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ आइज डू स्पाइडर है। मकड़ियों की कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? 4 जोड़ी, यानी 8 आंखें होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मछलियों के 4 जोड़ी आंखें होती हैं, यानी 4 पेयर्स होती हैं। इसके बाद आपको याद रखना है क्रैब जो होते हैं, क्रैब्स, वो कौन सी स्पीशीज़ है? आर्थ्रोपोडा है। कैप कौन सी है? आर्थ्रोपोडा आते हैं, ठीक है। फिर फ्रॉम वेयर डू मेल मॉस्किटो टेक फूड? जो नर मच्छर होते हैं वो भोजन कहाँ से लेते हैं? पौधों के रस से, है ना, प्लांट फ्लूइड से। पौधों के रस से या प्लांट फ्लूइड, प्लांट फ्लूइड यानी पौधों का रस, पौधों का रस से लेते हैं, पौधों का रस से लेते हैं वो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दीज आर, कह रहा है सेग्यूवोर्स। सेग्यूवोर्स का मतलब क्या है? हिंदी में भी सेग्यूवोर्स बोलते हैं। मच्छर जो होते हैं सेग्यूवोर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेग्यूवोर्स। सेग्यूवोर्स का मतलब होते हैं ऐसी जीव जंतु, मतलब जो 20 मीटर तक कीड़े बढ़ जाते हैं उसको बोलते हैं भाई, ठीक है। ऑन विच द सिल्क वॉर्म थ्राइव्स। सिल्क वॉर्म जो होते हैं कहाँ लगते हैं भाई? रेशम कीट किस पर पनपता है? ये सहतूत की पत्तियों पर, मलबरी लीव्स, यानी सहतूत की पत्तियों पर रेशम का कीड़ा पनपता है। हाउ इज सिल्क प्रोड्यूस? सिल्क बनता कैसे भाई? सिल्क वॉर्म का जो पूपा होता है, यानी जो रेशम कीट का प्यूपा होता है उससे, है ना, प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म, प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो आप पालते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, उसको सेरीकल्चर बोलते हैं भाई। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़े जो आप पालते हैं उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर, है ना, बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज ट्रेचिया, है ना। कॉकरोच पानी में सर्वाइव नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उसका श्वसन अंग जो होता है वो ट्रेकिया होता है। क्या होता है? ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया। विच हैज़ अ ओपन वस्कुलर सिस्टम। कॉकरोच के पास जो होता है ओपन वस्कुलर सिस्टम होता है, यानी खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। कॉकरोच के पास क्या होता है? खुला नाड़ी संबंधित तंत्र, यानी कॉकरोच होता है, ठीक है। कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो घेंगा जो होता है मोलस्का फैमिली से आता है। कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? हेलियोटिस हो जाता है यहाँ। इसके बाद कह रहे हैं हु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लेग्स। सबसे ज़्यादा जो पैर होते हैं किसके होते हैं? मिलीपेडा के। किसके होते हैं? मिलीपेडा के। कार्प जो होता है, क्रैब नहीं होते जो खाए जाते हैं, वो कौन सी स्पीशीज़ का है? आर्थ्रोपोडा का है भाई। फ्रॉम वेयर डू मेल मस्कीटो टेक फूड। जो नर मच्छर होता है वो कहाँ से फूड लेता है? प्लांट फ्लूइड से लेता है, प्लांट फ्लूइड। दीज आर सेग्यूवोरस। सेग्यूवोरस क्या होते हैं? जो कीड़े 20 मीटर तक बड़े हो सकते हैं, मस्कीटो होते हैं सेग्यूवोरस। ऑन विच द सिल्क वॉर्म थ्राइव। जो सिल्क वॉर्म है, नहीं, रेशम का कीड़ा, वो कहाँ पनपता है? मलबरी लीव्स में, जो सहतूत की पत्तियाँ होती हैं वहाँ पे। हाउ इज सिल्क प्रोड्यूस। सिल्क कैसे बनता है भाई? जो सिल्क वॉर्म का पूपा होता है, सिल्क वॉर्म का प्यूपा, वहाँ से।
जो सिल्क वॉर्म को पालते हैं भाई उसको सेरीकल्चर बोला जाता है। कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज, कॉकरोच जो होता है वो पानी में नहीं जी पाता क्योंकि ट्रैचिया होता है उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, ट्रैचिया। विच हैज़ एन ओपन वस्कुलर सिस्टम, किसका खुला वस्कुलर सिस्टम होता है, कॉकरोच का, ठीक है। विच एनिमल बिलोंग्स टू द मोलस्क फैमिली, मोलस्का फैमिली से कौन है, स्नेल है भाई। विच एनिमल बिलोंग टू मोलस्का, हेलियोटिस हो जाता है। ऑक्टोपस क्या है भाई, ऑक्टोपस क्या है, एक पेरेंचाइमा है, पेरेंचाइमा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में सेम ही नाम है, पेरेंचाइमा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्टोपस के खून का जो रंग होता है वो नीला होता है, ठीक है। विच इज़ द वर्टिब्रेट एनिमल, कीवी जो है वर्टिब्रेट एनिमल है। इन विच होमोडोंट टीथ आर फाउंड, होमोडोंट दांत कहाँ किसके पाए जाते हैं, मछली में होमोडोंट टीथ पाए जाते हैं मछलियों में। विच इज़ द मोस्ट पॉइजनस फिश, तो पफर फिश जो है सबसे जहरीली फिश होती है, कौन सी, पफर फिश। द इंसेक्टिवोरस फिश यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ मस्कीटोज, ठीक है, जो कौन सी इंसेक्टिवोरस फिश है जो कीड़े खाती है, मच्छरों को कंट्रोल करती है, गैम्ब्यूसिया, कौन सी, गैम्ब्यूसिया, गैम्ब्यूसिया। वेयर डू फिश ब्रीथ, तो आपको बताओ मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं, गिल्स के द्वारा लेती हैं भाई। एम्फीबिया क्या होते हैं भाई, एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, है ना, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं। विच एनिमल ब्रीथ थ्रू स्किन, जैसे फ्रॉग, मेढक जो होता है अपनी स्किन से सांस लेता है, कहाँ से, स्किन से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच चेमोलियन चेंजेस कलर, विच कैमेलियन चेंजेस कलर, क्रोमोफ्रोन हो जाता है। एलिपेडे नाजा इज द साइंटिफिक नेम, एलिपेडे नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है, कोबरा का, तो कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिपेडे नाजा। द ओनली स्नेक दैट बिल्ड अ नेस्ट, कौन सा सांप घोंसला बनाता है, तो किंग कोबरा जो होता है, किंग कोबरा घोंसला बनाता है। डायनासोर्स क्या है भाई, मीजोजोइक रेप्टाइल है, डायनासोर्स क्या है, मीजोजोइक रेप्टाइल्स हैं। और विच ऑफ द फ्लाइंग क्रीचर्स डज नॉट कम इन द बर्ड क्लास, कौन उड़ने वाला पक्षी बर्ड की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो बैट है, चमगादड़ है। पेंगुइन्स कहाँ मिलती हैं भाई, अंटार्कटिका में मिलती हैं। कीवी बर्ड कहाँ मिलती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं कीवी बर्ड। स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है भाई, हमिंग बर्ड जो है स्मॉलेस्ट बर्ड है। इतना तो आप दोस्तों हिंदी इंग्लिश में कर ले रहे हो ना, तो क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, मैं बार बार हिंदी इंग्लिश को कर रहा हूँ, इट टेक्स टू मच टाइम और आप टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। स्मॉलेस्ट बर्ड है ह्यूमिंग बर्ड। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड अर्थ पे कौन सी है भाई, जो सबसे बड़ा पक्षी है धरती पे अभी, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। विच इज़ द ओनली बर्ड दैट फ्लाई बैकवर्ड, कौन पीछे की तरफ उड़ लेता है, पीछे की तरफ उड़ने वाला बर्ड है ह्यूमिंग बर्ड, कौन सा, ह्यूमिंग बर्ड। विच लिविंग बर्ड ले द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एट, कौन सी चिड़िया सबसे छोटे अंडे देती है, तो वो है ह्यूमिंग बर्ड। विच वन मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, चाहे जितनी भी इन्वायरमेंट कंडीशन बदलती रहे वो अपना टेम्परेचर जो है एडजस्ट कर लेती हैं, चिड़िया होती हैं वो बर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्कैरसिटी ऑफ वल्चर इन इंडिया, जो भारत में गिद्ध खत्म हो गए, क्यों खत्म हो गए, कारण जो पेन रिलीवर दिए जाते हैं जानवरों को, गिद्धों को जो दर्दनाशक, मतलब जानवरों को दर्दनाशक जो दवाई दी जाती थी डाइक्लोफेनिन, उसकी वजह से भाई वो लोग उसको खाते थे, जो जानवर मर जाते हैं गिद्ध वही तो खाते हैं, तो उनकी जीन्स खराब हो गई थी। विच वन एनिमल इज मैमल, जैसे पैलेटाइपस मैमल हो गया। विच ऑर्गेनिज्म ले एग्स एंड अपारेंटली डज नॉट गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, मतलब अंडे देता है पर बच्चों को जन्म नहीं देता है, एकिडीना, कौन है, एकिडीना। विच मैमेलियन एनिमल्स ले एग, प्लेटिपस जो है वो अंडे देता है, प्लेटिपस। एग लाइंग मैमल कौन सा है, मोनोट्रीमा, मोनोट्रीमा हो गया, ठीक है। लार्जेस्ट मैमल कौन सा है भाई, ब्लू व्हेल जो है लार्जेस्ट मैमल होता है, ठीक है, स्तनधारी की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट स्तनधारी कौन है, ब्लू व्हेल। वार्म ब्लड एनिमल यानी जिसका खून जो है वो गर्म होता है, ब्लू व्हेल ही है भाई। विच एनिमल गिव बर्थ टू बिगेस्ट चाइल्ड, सबसे बड़े बच्चे को जन्म ब्लू व्हेल ही देती है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन है दुनिया का, टाइगर है भाई। वार्म ब्लडेड एनिमल बैट आ जाता है एनिमल्स में, और ब्लू व्हेल भी है भाई। डॉल्फिन जो होती है मैमल है और सबसे शार्पेस्ट होती है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है भाई गैंजेटिक डॉल्फिन। मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल की श्रेणी में आती है डॉल्फिन भाई, सबसे बुद्धिमान, ठीक है। पहली क्लोन एनिमल कौन थी, आपको पता होगा, डॉली शिप है ना, जिसका क्लोनिंग करके बनाया गया था, याद रखिएगा इसको। बिगेस्ट मंकी कौन है भाई दुनिया में, गोरिल्ला सबसे बड़ा मंकी होता है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन लाइक एप, एकदम आदमियों जैसा सबसे छोटा जो बंदर होता है, एप होता है, वो होता है गिबन, कौन होता है, गिबन। विच ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैरूसिपियल्स, तो मैरूसिपियल्स होते हैं कंगारू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, होमोसिपियंस, होमोसिपियंस का साइंटिफिक नेम क्या है, लार्ज ब्रेन होमिनाइड, क्या होता है,
लार्ज ब्रेन होमिनोइड। सब दोस्तों सवाल इससे मिलेंगे, एक दो करके आप देखिए, इसको लर्न हो जाएगा आपको। अर्लीस्ट होमिनोइड्स टू बी क्लासिफाइड, तो उसको क्रोमैग्नॉन कहते हैं ना, होमोसेपियंस को क्रोमैग्नॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट जो ह्यूमन स्किन का होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्किन एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इन ह्यूमन बॉडी एपिडर्मिस, वही है ना जो स्किन होती है। विथ व्हाट इज द टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, कौन सा टिश्यू जो होता है हमारे मसल को हड्डियों से जोड़ता है? टेंडन टिश्यू। कौन सा? टेंडन टिश्यू जो है मसल को बोन से जोड़ देता है। ब्लड क्या है भाई? एक तरह से कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है कह रहा है कौन? तो स्केलेटल मसल जो होता है हमारा स्केलेटल मसल, वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। ठीक है। लिम्फ क्या है भाई? लिम्फ कहाँ प्रेजेंट होता है? वस्कुलर टिश्यू में। कहाँ प्रेजेंट होता है? वस्कुलर टिश्यू में। वेयर डज ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन होता कहाँ है? बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है ब्लड फॉर्मेशन। ह्यूमन ब्लड जो होता है नॉर्मल एडल्ट पर्सन में कितना होता है? मतलब कितने ब्लड होता है एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में? 5 से 6 लीटर होता है। और खून का जो पीएच है वो कितना होता है? 7.4 होता है खून का पीएच। ठीक है। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना होता है एक एडल्ट मेल में? 14.5 ग्राम। प्लाज्मा की बात करें अगर, विच इज कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड, क्या है? फ्लूइड होता है प्लाज्मा। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा कितना होता है? परसेंटेज प्लाज्मा, परसेंटेज ऑफ वाटर प्लाज्मा में कितना होता है? 90%। कितना होता है? 90%। आयन विच इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, कॉपर आयन नहीं होता है ब्लड प्लाज्मा में। इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी रेड ब्लड सेल्स आर मेड, हमारे शरीर के कौन से भाग में आरबीसी बनता है? बोन मैरो में बनता है। कहाँ पे? बोन मैरो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले सब। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का टाइम कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन। ठीक है। विच इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं? स्प्लीन को। किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहा जाता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर देयर, 5 वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। WBC कितने होते हैं? 5 होते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वाइट सेल्स इन ब्लड, इन्फेक्शन से लड़ना है ना, टू फाइट इन्फेक्शन। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? टू फाइट विथ इन्फेक्शन। वाइट ब्लड सेल्स इन ब्लड प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन को इन्फेक्शन से। ठीक है, याद रखिएगा। यानी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं भाई। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेस से। हाउ आर एंटीबॉडीज मेड, एंटीबॉडीज कैसे बनती है? लिम्फोफाइट से। कैसे बनती है? लिम्फोफाइट से। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, लाल कलर क्यों होता है खून का? हीमोग्लोबिन की वजह से। विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। भाई हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है ना। विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लड प्लेटलेट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मोबाइसाइड्स। थर्मोबाइसाइड्स भी बोलते हैं, थर्मो नहीं, थ्रोम्बोसाइड्स, माफ कीजिएगा, थ्रोम्बोसाइड्स क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइड भी बोलते हैं। ऐसे बाय व्हाट इज फिब्रोनोजन, क्या बोलते हैं? फिब्रिनोजन कन्वर्ट टू फिब्रिन, थ्रोम्बिन होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट देखते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी है। ब्लीडिंग टाइम जो होता है और क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? मतलब खून बहने का जो समय 2 से 7 मिनट ही बहता है और 3 से 10 मिनट में फिर खून जमने लगता है। अब ये सब खून से रिलेटेड चीज़ें हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टाइनर ने करी थी ब्लड ग्रुप की खोज। कार्ल लैंडस्टाइनर है ना, जिसने ब्लड ग्रुप खोजा था। RH फैक्टर, इसको नाम किसने दिया है भाई? मंकी से मिला। RH फैक्टर का नाम कहाँ से? मंकी से। अगर किसी पर्सन का जो है AB ब्लड ग्रुप है तो उसको यूनिवर्सल रेसिपेंट कहते हैं। क्यों भाई? सर्वग्राही कहते हैं ना। AB ब्लड ग्रुप है जिसका, वो सबसे खून देख सकता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती है आर नॉट फाउंड इन हिज ब्लड, एंटीबॉडीज नहीं होती उसके शरीर में, इसलिए। ठीक है, इन AB ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज आर नॉट फाउंड। ठीक है, एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। अ पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप, किसी से भी ले सकता है। ये सब आप जानना इंपॉर्टेंट है ये। इफ़ द ब्लड ग्रुप ऑफ अ मैन इज AB, अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप AB है और वुमेन का B है, ठीक है, तो उसके बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता है? आदमी का AB है, वुमेन का B है, कौन सा नहीं हो सकता है? O नहीं हो सकता है भाई। ऐसे ही कह रहा है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का ब्लड ग्रुप O है तो बेटे का कौन सा होगा भाई? O ही होगा। ठीक है, O ही होगा। और अगर फादर का ब्लड ग्रुप जो है A है और मदर का O है ना, तो कौन सा ब्लड ग्रुप कभी पॉसिबल ही नहीं है? तो B पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर फादर का A है मदर का O है तो बेटे का क्या होगा? O होगा। और अगर फादर का A है मदर का O है तो कौन सा कभी नहीं हो सकता है? B नहीं हो सकता है। इफ
द ब्लड ग्रुप ऑफ बोथ द पेरेंट इज ए बी, मदर फादर दोनों का ए बी है। तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, ए बी, ओ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इफ ब्लड ग्रुप ऑफ वन पेरेंट इज ए बी, एक का ए बी है दूसरे का ओ है, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होंगे उसके बच्चे के, ए और बी हो सकता है ना। अगर ए बी और ओ है तो ए और बी हो सकता है। अ पर्सन विथ टाइप ऑफ बी ब्लड कैन डोनेट ब्लड टू अ पर्सन विथ टाइप ऑफ बी ब्लड इज एन एमरजेंसी, है ना। तो ए बी और बी वालों को दे सकता है, ओ तो सभी को दे सकता है भाई, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होती है। फिर कह रहा है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, है ना, कौन सबको ब्लड दे सकता है, वो ग्रुप है भाई, है ना। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अभी बताया ए बी है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मनुष्य का टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब सीजनों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके शरीर पे। तो ना ही कम होता है सर्दियों में उसका टेम्परेचर, ना ही जो है बढ़ता है गर्मी में, बुखार वाला काम थोड़ी यही है ना। इन विच टिश्यू ऑफ ह्यूमन देयर इज नो सेल डिवीजन आफ्टर बर्थ, कौन से टिश्यू में किसी भी तरह का सेल डिवीजन नहीं होता है, तो नर्व सेल में होता है, ठीक है। द फूड दैट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू एन एथलीट, तो ग्लूकोज नहीं, तुरंत एनर्जी दे देता है। वॉट आर द टू नोन सोर्सेज ऑफ फूड प्रोटीन इन अबेंडेंस, सबसे ज़्यादा फूड प्रोटीन, मतलब प्रोटीन किस फूड में होता है, सोयाबीन और पीनट्स में होता है। मोस्ट प्रोटीन इज फाउंड इन, सबसे ज़्यादा वही सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, इन सब में। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है भाई, कैसीन प्रोटीन होता है। जो कलर जो होता है मिल्क का, वो किस वजह से होता है, कैसीन की वजह से। गाय के दूध में पीलापन किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन। अगला कह रहा है विच ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड हेल्पर फूड फैक्टर, हेल्पर फूड फैक्टर कौन होता है, विटामिन होता है भाई, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, ए डी ई के, जिसका नाम है क्लेसीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये सब फैट सोल्यूबल है ना। फैट सोल्यूबल नहीं कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी हो गए। विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल नाम है भाई, सबसे ज़्यादा विटामिन ए कैरेट में होता है, मैंगो में भी होता है। और हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, कहाँ होता है, लीवर में। गोल्डन राइस में भी विटामिन ए होता है। विच विटामिन प्रोवाइड इम्यूनिटी, विटामिन ए हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है भाई, रतौंधी जिसको कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। जैसे विटामिन बी टू का क्या नाम है भाई, विटामिन बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है, यही विटामिन बी में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है भाई। कौन सी डिसीज हो जाती है नियासिन की कमी से, यानी विटामिन बी की कमी से, तो इसकी वजह से पेलेग्रा रोग हो जाता है, पेलेग्रा रोग, ठीक है। पेलेग्रा रोग किसकी वजह से होता है दोस्तों, विटामिन बी थ्री की कमी से। और स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी से। विच मेटल आयन इज प्रेजेंट इन विटामिन बी ट्वेल्व, बी ट्वेल्व में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, क्या होता है, कोबाल्ट, इसीलिए इसको कोबलैमिन भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ गम, लॉस ऑफ टीथ, ये सब किसकी वजह से, किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, स्कर्वी रोग भी हो जाता है इसकी कमी से। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी, तो विटामिन सी हो गया। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स गूसबेरी, यानी जो ठंडी चीज़ें होती, मतलब खट्टी चीज़ें होती हैं, आंवला है, नींबू है, संतरा है। विच ऑफ द विटामिन इज हेल्पफुल इन वाउंड हीलिंग, जो जख्मों को भरने में सहायक होती है, विटामिन सी होती है। क्लेसीफेरॉल किस विटामिन का नाम है भाई, तो विटामिन डी का नाम है, जिसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है। विच विटामिन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को कौन सा विटामिन जो है एब्जॉर्ब करता है, तो विटामिन डी करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज रिकेट, विटामिन डी होती है भाई, है ना। रिकेट किसकी वजह से होती है, डी की वजह से होती है। कॉड लीवर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम फिश इज रिच इन विच विटामिन, जो कॉड लीवर ऑयल होता है ना, विटामिन डी उसमें बहुत पाया जाता है, मछली से जो प्राप्त होता है, मछली का तेल। इसके बाद जो आपको याद रखना है, दिस विटामिन टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल विटामिन ई होता है भाई। गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, फ्रेश वेजिटेबल्स खाओ भाई, उसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है इसको। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये, विच वन ऑफ द विटामिन इज इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो रक्त का थक्का जमता है किसकी वजह से जमता है, विटामिन के की वजह से। विच कंपाउंड इज नॉट अ विटामिन, थायरॉक्सिन, ये विटामिन नहीं होता भाई, ठीक है। विच आर नीडेड फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, हड्डी और दांत के लिए क्या चाहिए भाई, हड्डियों के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए, हड्डी और दांत के बनने के लिए कैल्शियम फॉस्फोरस चाहिए। विच विटामिन इज ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट, किसको आप ताप के द्वारा खत्म कर सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को भाई। द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन डाइट, नमक का क्या यूज होता है भाई, ये क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, उसको प्रोड्यूस करता है, यानी HCl को प्रोड्यूस करता है, जो हमारे खाने में नमक होता है, और ये क्या करता है, खाने को तोड़ देता है। विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की वजह से गोइटर रोग हो जाता है।
गोइटर किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी से। एनीमिया इज कॉज बाय व्हाट? आरबीसी डेफिशिएंसी, रेड ब्लड सेल्स की कमी से। विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी? एनीमिया की कमी से, आयरन मतलब आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, नहीं, खून की कमी से। आयरन डेफिशिएंसी इज अ डिसीज कॉज बाय इनहेलिंग व्हाट? आयरन डस्ट, है ना, जब आप आयरन डस्ट वगैरह ज़्यादा इनहेल करोगे तभी। आयरन के लिए बेस्ट फूड सोर्स जैसे पालक है, एप्पल है, ये सब खा सकते हो। फॉर वॉट इज़ द नीड ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम की ज़रूरत क्यों है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मसल फंक्शन के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए। विच वन इज़ नॉट अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम? जैसे कागज, वो सॉरी, कैरेट, कागज कह रहा हूँ, गाजर हो गया भाई। वाई इज ऑर्गेनिक फूड कंसिडर्ड बेटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? ऑर्गेनिक समझे, कार्बन वाले पदार्थ क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि इट इज़ ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ केमिकल एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी भी हैं वो बिना केमिकल और फर्टिलाइजर्स के यूज़ होती हैं, इसलिए अच्छी होती हैं भाई। हाउ इज़ द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड मेजर? कैसे मिलती है भाई? मतलब जो फूड है उससे हम लोग एनर्जी कैसे मेजर करते हैं? कैलोरीज में भाई। कितनी कैलोरी होती है पानी में? 0 कैलोरी होती है भाई। विच कंपाउंड आर नेसेसरी फॉर एंजाइम टू फंक्शन प्रॉपरली? कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है जिससे एंजाइम प्रॉपर काम करे? विटामिन जरूरी है। हाउ डज फूड पास थ्रू द प्रोसेस इनटू एसोफेगस? तो सबसे पहले इंजेशन, इंजेशन मतलब खाने को खाना। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, नहीं, चिपकना और बढ़ना, इसको क्या बोलते हैं? पेरिसेटलिस बोलते हैं, पेरिसेटलिस बोलते हैं। इन वॉट इज फूड यूजुअली डाइजेस्ट? फूड हमारे पेट में कहाँ पचता है? तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पचता है। वॉट इज द सिग्मोइड कोलोन ए पार्ट? लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, सिग्मोइड कोलोन होता है। नहीं, ऐसे 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 बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत लंबी होती हो। और ड्यूडोनियम की बात करें, ड्यूडोनियम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दो वर्ड याद रखने हैं, सिग्मोइड लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ड्यूडोनियम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ड्यूडोनियम स्मॉल इंटेस्टाइन और सिग्मोइड लार्ज इंटेस्टाइन। एंजाइम क्या है भाई? प्रोटीन होता है एंजाइम, है ना, प्रोटीन है और बायो कैटलिस्ट का भी काम करता है एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अ सीरीज ऑफ एंजाइम? जैसे अमीनो एसिड, ये सब एंजाइम्स ही हैं। विच वन इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन सिस्टम? डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा नहीं होता? गैस्ट्रिन, ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है भाई। जो सलाइवा, लार होती है, वो क्या करती है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ व्हाट? स्टार्च के डाइजेशन में काम करती है ना, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करती है। बाइल जूस जो होता है इज प्रोड्यूस इन विच पार्ट? बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में हमारे प्रोड्यूस होता है। बाइल एक्यूमुलेट कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ? गॉल ब्लैडर में। द फैट डाइजेस्टेड एंजाइम लाइपेज जो है कैसे निकलता है? ये पेनक्रियास के द्वारा निकलता है। कहाँ से निकलता है? पेनक्रियास के द्वारा। और हाइड्रोलिसिस जो होता है वो फैट बाय लाइपेज, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल देता है हमें। फिर कह रहा है एसिड प्रोड्यूस इन ह्यूमन स्टमक, हमारे पेट में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? HCl होता है। विच इज़ नॉट सिक्रीटेड बाय स्टमक? तो भाई हमारे स्टमक में सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी निकलता है। एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ स्टमक इज न्यूट्रलाइज बाय, नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक फूड होता है, पचा हुआ नहीं है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बाइल जूस, जो पेनक्रियाज में होता है हमारे बाइल जूस। विच इज़ द मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? ये होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। व्हेन व्हेन हंग्री अ पर्सन फर्स्ट यूजेस, जब बहुत ज़्यादा भूखा होगा तो क्या करता है? ग्लाइकोजन करता है यूज़। विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? है ना, तो हमारे पेट में प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन एंजाइम, ये याद रखना, हमारे पेट में प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पचाता है। लंग्स जो होते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। वेयर डज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम? जो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट आर्ट्रियम से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट इज रिलीज इन ह्यूमन रेस्पिरेशन? जब हम रेस्पायर करते हैं ना तो CO2 रिलीज होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस में होती है। हेलो सॉरी, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, रेस्पिरेशन में CO2, दोनों में अंतर है ना। फोटोसिंथेसिस में CO2 एब्जॉर्ब होती है। विच ऑर्गन इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? यूट्रियस जो है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑर्गन परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इन मैमल्स? मैमल में एक्सक्रीशन कौन करता है? किडनी करती है, ठीक है। दोस्तों अगर हिंदी वालों को नहीं आ रहा कुछ समझ में तो मुझे कमेंट बताना, मैं आपको दे दूंगा एक वीडियो हिंदी में, ठीक है। पर देख लो अभी आप, क्योंकि दो दो करने में बहुत समस्या हो रही है और बाइलिंगुअल कंटेंट नहीं है अभी मेरे पास। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर द स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट? हमारे शरीर में स्वेट ग्लैंड जो होती है, पसीना जहाँ से आता है, कहाँ से? स्किन से आता है भाई। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड? हमारा ब्लड प्योरीफाई कहाँ से होता है? किडनी से होता है भाई।
द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हमारे किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? नेफ्रॉन है भाई हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट, ठीक है। डैश कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया इन ह्यूमंस, क्या अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है? लीवर जो है अमोनिया को लीवर में कन्वर्ट करता, अमोनिया को जो है यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया बनती कहाँ है? हमारे लीवर में ही बनती है भाई यूरिया। वेयर इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया फाउंड, ये मिलती है हमें कहाँ पे? हेपेटिक वेन में मिलती है। विच सब्सटेंस इज फाउंड इन नॉर्मल यूरिन, नॉर्मल यूरिन में कहाँ बनती है? कैरेटाइन में बनती है, कैरेटानाइन में। येलो कलर जो होता है यूरिन का वो किसकी वजह से होता है? पिगमेंट जो होते हैं उसमें यूरोक्रोम है ना, यूरोक्रोम पिगमेंट होते हैं, उसकी वजह से जो यूरिन होती है उसका कलर पीला होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट द कलर ऑफ ह्यूमन फेसेस इज येलो, तो ये भी यूरोवेल की वजह से होता है। स्वेटिंग कूल्स द बॉडी, पसीना आ जाता है तो हमें ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट जो होती है वो चाहिए होती है हमें वेपराइजेशन के लिए। विच सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैव द लीस्ट रीजेनरेटिव पावर, सबसे कम रीजेनरेटिव पावर हमारे ब्रेन सेल्स में होती है। हाउ मच डज द ह्यूमन ब्रेन वेट, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है? 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट, कितना? जितना आपका वेट होगा ना उसका 2% होता है। जैसे मान लीजिए मेरा 80 किलो का वेट है तो 8 दूनी 16 है ना, कितना हो जाएगा? 2% उसका। विच पार्ट ऑफ द ब्लड ब्रेन इज द सेंटर ऑफ स्मेल, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमोशंस, है ना। स्मेल, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशन ये सब हमारे सेरिब्रम में आते हैं। तभी तो आदमी नहीं नशे में हो जाता, वो भाई तेरा भाई अब गाड़ी चलाएगा, अभी मुझे उसकी याद आ रही है, याद आने लगती है ना, सेरिब्रम वहाँ पे कंट्रोल करती है वो। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ हंगर, थ्रस्ट एंड स्लीप, जो लालसा में जागती है ना, भूख लगती है, नींद आती है, वो हाइपोथैलेमस के कारण आती है ना। हंगर, थर्स्ट, स्लीप ये सब हाइपोथैलेमस में, और मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्मेल, इमोशन ये सब सेरिब्रम में आती है। रेगुलेट करता है जो बॉडी टेम्परेचर वो हाइपोथैलेमस ही होता है भाई। विथ विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मोटर स्किल रिलेटेड, फ्रंटल पार्ट से रिलेट करता है भाई। विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल, तो सेरिबुलम होता है, सेरिबुलम। वॉट इज रिलेटेड टू द डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन, जो हम देखते हैं ना उसको कौन डिकोड करता है? ये है, ये है, इंफीरियर टेम्पोरल लॉब्स। वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड, स्पाइनल कॉर्ड में होता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन जो कंट्रोल करता है वो कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ बैलेंस, तो सेरिबेलर बैलेंस होता है, सेरिबेलर। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए होता है भाई? थिंक, कंट्रोल हार्ट रेट, टू बैलेंस द बॉडी, ठीक है। फिर है कह रहा है रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन, तो मेड्यूला और ओब्लोगांटा, मेड्यूला ओब्लोगांटा कंट्रोल करता है। ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं भाई? 4 चैम्बर होते हैं। एवरेज रेट ऑफ हार्ट बीट क्या है नॉर्मल पर्सन का? 72, ठीक है। वाई इज द पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी चेक, क्यों चेक करते हैं भाई? कि हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। वॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ हार्ट बीट, जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देती है। इन द ह्यूमन रिस्ट द पल्स क्या काम करती है? एट द सेम रेट एज हार्ट, पल्सेज उतनी चलती है जितना हमारा हार्ट चलता है भाई। हु इज द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले थे विलियम हार्वे। द वर्क ऑफ पेस मेकर क्या होता है भाई? पेस मेकर का वर्क इनिशिएट करना हार्ट बीट को। व्हाट कॉजेज हार्ट अटैक? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट, है ना, जब हमारे खून की दौड़ान हार्ट में कम हो जाती है तो हार्ट अटैक आता है भाई। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, तो एरोटा जो है सबसे बड़ी आर्टरी होती है। और आर्टरीज कैरी ब्लड विच इज़ फिल्ड विथ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन कैरी ब्लड करती है आर्टरीज। इम्पोर ब्लड सर्कुलेट, जो प्योर ब्लड होता है वो सर्कुलेट करती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। विच ब्लड वेजल्स कैरी क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, है ना, क्लीन ब्लड जो होता है हमारे लंग से हार्ट में ट्रांसफर करती है पल्मोनरी वेन। द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसको कहते हैं स्प्लीन, क्या कहते हैं? स्प्लीन। ब्लड बैंक ह्यूमन बॉडी का स्प्लीन होता है। वाई इज द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स इन द ब्लड स्ट्रीम डेंजरस फॉर लाइफ, है ना, अगर प्रेजेंट एयर बबल बनना हमारे खून में तो वो नुकसान करेंगे क्योंकि ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। प्रेजेंस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, ये होता है डायलिसिस कहते हैं इसको, ब्लड को प्योरीफाई करने को। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन हुज वॉल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, भाई नहीं, ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, तो खून कहाँ पे प्रेशर लगाता है? हमारी आर्टरीज पे प्रेशर लगाता है। व्हेन अ पर्सन गेट ओल्ड, जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। और नॉर्मल एडोलसेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है। और इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर मेजर में स्फिग्मोमैनोमीटर करते हैं।
और इन विच स्पेग्मोमैनोमीटर मेजर द ब्लड प्रेशर, आर्टरीज में मेजर करता है। कहाँ पे? आर्टरीज में। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन पर 100 ml ऑफ ब्लड कितना होता है? 80 से 100 mg/से। और नॉर्मल लेवल कोलेस्ट्रॉल का कितना होता है ह्यूमन बॉडी में? 180 से 140 से 180 mg/से के आसपास। नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है एडल्ट ह्यूमन में? एडल्ट ह्यूमन में 206 ही होती हैं। और बच्चे में अगर बात करें तो 300 हड्डियाँ होती हैं जो बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। और ह्यूमन के स्कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं ह्यूमन स्कल में, ठीक है। कितनी होती? 8। ये इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। नहीं, जो फेफड़े में रिब्स हमारी आंतों में बने होते हैं, मतलब बाहर जो हमें बचाते हैं बाहरी डैमेज से, तो 12 पेयर होते हैं। कितने? 12 रिब्स के पेयर होते हैं हमारे, यानी 24 रिब्स। हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स एमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी पेयर्स होती हैं? 31 होती हैं। ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ 33 बोन। स्पाइनल कॉलम जो बनी होती है 33 हड्डियों से बनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ दैट कैन बी रीस्टैब्लिश इन ह्यूमन। तो 20 दांतों को वापस से रीस्टैब्लिश किया जा सकता है। सबसे बड़ी बोन पता होगी फीमर है, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज होती है। द बोन ऑफ द लेग्स इन ह्यूमन बॉडी फिब्यूला और टिबिला होती है, फिब्यूला और टिबिया। हाउ आर द टू बोन्स कनेक्टेड टुगेदर इन ह्यूमन बॉडी। लिगामेंट्स के द्वारा, जो दो हड्डियों को जोड़ा जाता है लिगामेंट्स के द्वारा। वर्टिब्रेट्स आर पार्ट ऑफ व्हाट इन ह्यूमन बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड्स के पार्ट होते हैं वर्टिब्रेट्स। व्हाट इज नॉट एन एक्साइल बोन। जो शोल्डर होती है हमारी, ये एक्साइल बोन नहीं होती, ठीक है। हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी। 639 मसल होते हैं हमारी बॉडी में। वेयर आर इनवॉल्ट्री मसल्स लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। हार्ट में होते हैं भाई। हाउ मेनी मसल्स आर यूज टू कंट्रोल द आई बॉल। आई बॉल को कितने मसल कंट्रोल करते हैं? 6। इन विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी डज द स्पर्म फर्टिलाइज द एग। स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब्स में। इन द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विच इज इंसर्टेड इन टू द यूटेरियम ऑफ वुमेन। तो सिर्फ स्पर्म जाता है वहाँ पे। एमिनियोसेंटोसिस इज अ मेथड ऑफ विच, जो द सेक्स ऑफ द फ्यूटस के बारे में बताता है। विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड। गॉल ब्लैडर जो है ये ग्लैंड नहीं होती है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है भाई। विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायरॉइड, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट होती है और लार्जेस्ट होती है थायरॉइड, याद रखना। वेयर इज द प्लेस ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। थ्रॉट में होती है थायरॉइड ग्लैंड। फंक्शन क्या होता है थायरॉइड का? कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म को, कंट्रोल करता है थायरॉइड। विच हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड। थाइमोसाइन है ना, ये नहीं निकलता है। विच इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है मास्टर ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। ये इन द बेस ऑफ ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? इन द बेस ऑफ द ब्रेन। विच हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन सा? सोमेटोस्टिन। कौन सा? सोमेटोस्टिन। ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन। द ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी दैट सिक्रीट बोथ एंजाइम एंड हॉर्मोन्स, पेनक्रियाज ग्लैंड होती है। विच ग्लैंड सिक्रीट इंसुलिन। पेनक्रियाज होती है भाई, इंसुलिन सिक्रूट करती है। विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसुलिन। विच हार्मोन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर। इंसुलिन कंट्रोल करता है। वॉट आर द सेल्स ऑफ पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूस इंसुलिन। तो वो होते हैं इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन होता क्या भाई? प्रोटीन होता है एक तरह से। विच ग्लैंड सेक्रीट सेक्स हार्मोन। एडर्नल ग्लैंड जो है सेक्स हार्मोन रिलीज करती है। विच इज इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन। तो ये होती है एड्रेनालाइन। कौन होती है? एड्रेनालाइन इमरजेंसी हार्मोन भी होती है। ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? थाइमस ग्लैंड। कौन कंट्रोल करता है? थाइमस ग्लैंड। वॉट आर द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय थाइमस ग्लैंड। इसको थाइमोसिन कहते हैं। विच ऑफ द हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल करते हैं इसको, पैराथायरॉयड। एग्जाम्पल क्या होता है हार्मोन का? ऑक्सीटोसिन। विच इज द एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन। और वेयर इज द लैक्राइमल ग्लैंड लोकेटेड। ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ होती है? ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड। वेयर इज द मियोबेमियन ग्लैंड लोकेटेड। मियोबोमियन क्या बोलते हैं इसको? मियोबोमियन आई में होते हैं। स्वेट ग्लैंड इन मैमल्स रिलेटेड टू टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या करते हैं? टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। विच हार्मोन प्ले रोल इन द सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमेंट्री ग्लैंड
ऑक्सीटोसिन की वजह से दूध आता है। ह्यूमन न्यूबॉर्न इज फेड द फर्स्ट सिक्रेशन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड विच इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम प्रोवाइड क्या? इम्यूनिटी। नहीं, बच्चे को दूध पिलाती माता है ना। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर इनमें से आप अच्छे से इसको एक दो बार कर लेंगे तो आपको चीज़ें कई क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही में था ये। अगर आपको हिंदी में ये कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश में बताई क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है बार बार बदलने में, तो अब बताना, मैं आपको अलग से एक हिंदी में दे दूंगा। ठीक है, बाकी अब टाइम नहीं बचा है, आप फास्ट रिवीजन इसका कर लीजिए, बहुत बेहतर है। डबल स्पीड पे लगा के 2 से 3 बार सुन लेंगे तो चीज़ें